गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम वित्तीय लेखांकन में समायोजन प्रविष्टियां एडजस्टमेंट एंट्रीज के बारे में जानेंगे। हम यह जानते हैं कि जब हम व्यापार में अंतिम खाते बनाते हैं वर्ष के अंत में, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा, तो इसे बनाने के पहले हम तलपट बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तलपट हम बनाते हैं यह जानने के लिए कि जो हमारे प्रविष्टियाँ की गई हैं, पोस्टिंग की गई है, खाता बही में खाते बनाए गए हैं, रोजनामचे में जो जनरल प्रविष्टियाँ की गई हैं, वह अंक गणितीय दृष्टि से अभी तक जो किया गया है वो सही है। दूसरा, जो व्यक्तिगत हैं, संपत्तिगत हैं, आय व्यय और लाभ हानि से संबंधित समस्त प्रविष्टियाँ खातों में कर ली गई हैं, यह जानने के लिए हम सबसे पहले तलपट बनाते हैं और तलपट ही हमारा आधार है अंतिम खाता बनाने का। सामान्यतः क्या होता है कि यह अनिवार्य है, होना चाहिए कि जितनी ही एक वर्ष से संबंधित समस्त प्रविष्टियां हैं वो लेखा पुस्तकों में उनकी प्रविष्टि होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है। व्यवसाय में ऐसी बहुत से व्यवहार हैं जो वर्ष के दौरान लिखने से प्रविष्टियां हमारी छूट जाती हैं, तो व्यवसाय में कुछ ना कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो वर्ष लेखावधि से संबंधित हैं, लेकिन उनका लेखा या प्रविष्टि नहीं की गई है। इन्हें ही हम समायोजन कहते हैं और इनके लिए जो प्रविष्टियां हम करते हैं उन्हें हम समायोजन प्रविष्टियां कहते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। तो ऐसे व्यवहार कौन कौन से होते हैं हमारे, जैसे 3 भागों में हम इनको बांटते हैं। ऐसे व्यवहार प्रविष्टियां जो लेखा अवधि से संबंधित हैं, लेकिन उनका लेखा नहीं किया गया है और वे तलपट में समाहित नहीं है, तलपट में दर्शित समाहित नहीं है। ऐसे व्यवहार प्रविष्टियां जो लेखा अवधि से संबंधित नहीं है, लेकिन उनका लेखा कर दिया गया है और वे तलपट में हैं। तीसरा, ऐसे व्यवहार जिनकी जानकारी वर्ष के अंत में
होती है और उनका लेखा वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है, जैसे अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय, अग्रिम प्राप्त आय, अप्राप्त आय, ऐसे बहुत से समायोजन हैं जो हम वित्तीय वर्ष के अंत में करते हैं। बहुत से प्रावधान हमको करना पड़ता है, तो हम उसको वित्तीय, सारे इन सभी को हम क्या बोलते हैं, समायोजन आय बोलते हैं। ये सभी चीजें क्या है, समायोजन आय। और इनको करने के लिए, प्रविष्ट करने के लिए या प्रविष्टि हटाने के लिए जो हम लेखा करते हैं, जो प्रविष्टियां करते हैं, उन्हें हम समायोजन प्रविष्टियां कहते हैं। अब हम देखें कि इनका उद्देश्य क्या है। समायोजन प्रविष्टियों का क्या उद्देश्य है, क्यों करते हैं हम समायोजन प्रविष्टियां। तो सबसे पहले नंबर 1, लेखावधि या वर्ष से संबंधित सभी व्ययों का लेखा पूर्ण करने के लिए व्यय जो वर्ष से संबंधित नहीं है, उनके प्रभाव को दूर करने के लिए आय जो वर्ष से संबंधित है, उनका लेखा पूर्ण करने के लिए आय जो वर्ष से संबंधित नहीं है, उनके प्रभाव को दूर करने के लिए। और नंबर 5 है शुद्ध लाभ, वास्तविक आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए। ये हमारे उद्देश्य हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, समायोजन प्रविष्टियां करते हैं। अब हम समायोजन प्रविष्टियां के बारे में और आगे पढ़ेंगे, जानेंगे। मान लो हम एक तलपट लेते हैं, ट्रायल बैलेंस, कैश, कैश अकाउंट,
कैपिटल पूंजी खाता परचेज अकाउंट $35,000 सेल्स अकाउंट 30,000 क्रेडिटर्स अकाउंट 10,000 डेटर्स अकाउंट 5,000 वेजेस अकाउंट 1,000 सैलरी 2,000 और बिल्डिंग तलपट का टोटल 2,90,000 ये हमने तलपट बनाया है। अब इससे मान लो हमको ज्ञात होता है कि सैलरी 22,000, हमको यह ज्ञात होता है कि जो सैलरी दी गई है, जो वेतन दिया गया है, वेतन केवल 11 माह का दिया गया है। जो वर्ष के अंत में हमें जानकारी मिलती है कि वेतन हमारा कितना है, केवल 11 महीने का 200 रुपये महीने के हिसाब से 2200 रुपये दिए गए। इसका मतलब है कि एक माह का वेतन हमारा आदत है, आउटस्टैंडिंग है। पूरे वर्ष का वेतन कितना देना चाहिए हमको, 2400 रुपये देना चाहिए, लेकिन हमने कितना दिया है, 2200 रुपये दिया है। तो जो हमारा 200 रुपये वेतन आदत है, यह हमारा समायोजन कहलाएगा। इस 200 रुपये को इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, जब हम अंतिम खाते बनाएंगे तो प्लस करना पड़ेगा। इसी प्रकार हमको दूसरा ज्ञात होता है कि भवन पर, बिल्डिंग पर, भवन पर 5% ह्रास लगाया जाना है। जो भवन है उस पर हमको 5% डेप्रिसिएशन लगाना था, डेप्रिसिएट करना था भवन को, लेकिन हमने क्या किया, भवन पर ह्रास लगाना भूल गए। तो अब हमें अंतिम खाते पर जो 2 लाख का भवन है, इससे 5% हमको क्या लगाना पड़ेगा, ह्रास लगाना पड़ेगा। तो ऐसे हमने लिया है, ऐसे बहुत सारे समायोजन हैं जो वर्ष के अंत में हमें ज्ञात होते हैं। कुछ प्रोविजन हम करते हैं, बैड डेट्स के लिए प्रोविजन करते हैं, डाउटफुल डेट्स के लिए करते हैं, डिस्काउंट के लिए प्रोविजन करते हैं। तो इस प्रकार के हमको बहुत सारी समायोजनाएं हैं जो हमें वर्ष के अंत में, जो हमारे ट्रायल बैलेंस के नीचे समायोजनाएं दी रहती हैं, समायोजनाएं करके समायोजनाएं, एडजस्टमेंट्स जो हमारे दिए रहते हैं, इनको हमको जब हम अंतिम खाते बनाते हैं तो हमको अंतिम खाते बनाते समय जो हमारी तलपट की राशियां दी गई हैं, इन राशियों में हम आवश्यकता अनुसार, सुधार अनुसार ठीक करने के लिए हम इनको प्लस करते हैं या माइनस करते हैं। तो अभी हम सिर्फ एक साथ समायोजन इस व्याख्यान में जानते हैं, फिर हम आगे और सारे समायोजन हैं, हमारे 50 समायोजन है, समांतर 10-20 समायोजन ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो होते ही हैं, इनके बारे में हम सबसे जानते हैं। तो पहले समायोजन की बात हम करते हैं ह्रास की, घटौती ह्रास, इंग्लिश में डेप्रिसिएशन। एक हमारा महत्वपूर्ण संयोजन है। अब ह्रास क्या है, हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं जो वाणिज्य के विद्यार्थी हैं, कि जो व्यापार में स्थायी संपत्तियां होती हैं, उनका लगातार प्रयोग में आने के कारण उनका मूल्य धीरे धीरे कम होता जाता है। तो वही हमारा क्या है, ह्रास है। स्थायी संपत्तियों के मूल्य में उपयोग में आने के कारण जो गिरावट आती है, जो कमी आती है, उसे हम ह्रास कहते हैं। इसका हम आयोजन करते हैं। तो हम डेप्रिसिएशन का जब आयोजन करते हैं तो देखें, मान लो हमारा जो भवन है,
बिल्डिंग है 2019-20 में 20,000 का भवन प्रारंभ में था हमारा 2019-20 की शुरुआत की। अब वर्ष के अंत में हमको इस पर मान लो हम देखें कि वर्ष के अंत में पूरा 1 साल काम किया भवन में और गिरावट आई और हमसे सोचते हैं कि 19,000 का भवन बचा है, तो कितनी कमी आ गई? कमी आई 1,000 की। प्रतिशत में देखें तो कितने प्रतिशत की कमी आई हमारी? 5% की। जो 5% हमारा क्या है? यही हमारा ह्रास है। अब इस ह्रास का हम जानते हैं दोहरा लेखा प्रणाली में हर चीज का प्रभाव, हर व्यवहार का, हर लेन देन का, हर जो भी हमारे लेन देन होते हैं उसका ह्रास का, संयोजन का दोहरा प्रभाव पड़ता है। तो अब इसका दोहरा प्रभाव क्या पड़ेगा? बिल्डिंग का मूल्य हमारा क्या हो गया? जो 20,000 की बिल्डिंग थी, एक प्रभाव तो ये पड़ा कि 1,000 रुपये इसका मूल्य कम हो गया, 19,000 हो गया। जब भवन हमारी स्थायी संपत्ति है उसके मूल्य में यदि कमी आ रही है तो हमारा यह व्यापार का लॉस ही है। तो दूसरा प्रभाव ह्रास का क्या है? पहला प्रभाव ह्रास का क्या होगा? पहला प्रभाव संपत्ति के मूल्य में कमी आई, संपत्ति के मूल्य में कमी आना ह्रास के कारण। दूसरा लाभ कम होना। तो दूसरा प्रभाव काय में पड़ेगा हमारा? लाभ हानि खाते पर। अब इसके लिए जो तो हमने एक समायोजन जान लिया, अब इसके लिए हम प्रविष्टि क्या करेंगे? तो इसके लिए जो हम प्रविष्टि करेंगे वो हम देख लें कि हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट को, ह्रास खाते को इसको हम डेबिट करते हैं और टू एसेट्स अकाउंट, संपत्ति खाता, एसेट्स अकाउंट। यहाँ पर हमारा संपत्ति का नाम क्या है? बिल्डिंग। तो एसेट्स की जगह हम बिल्डिंग लिखेंगे, इसको हम क्रेडिट करेंगे कितने से? 1,000 रुपये से, जो हमारी कमी आई है। दूसरा प्रभाव, जो प्रभाव पहले प्रभाव का हमने प्रविष्टि कर लिया, दूसरा प्रभाव क्या? हमारा लाभ हानि कम हो रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे यहाँ पर डेबिट होगा और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा बंद हो जाएगा। ह्रास खाता हमारा एक बार 1,000 से डेबिट किया, 1,000 से क्रेडिट किया। और दूसरा प्रभाव क्या हो गया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जब हम 1,000 रुपये लिखेंगे तो हमारा लाभ 1,000 से कम हो जाएगा और संपत्ति साइड में संपत्ति का मूल्य 1,000 से कम हो जाएगा और बैलेंस शीट का हमारा संतुलन क्या रहेगा? बना रहेगा, अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहेगा। फिर हम आगे अगले उसमें व्याख्यान में क्रमशः इसके हम आगे और जो हमारे समायोजन है उनको पढ़ेंगे। धन्यवाद।